8 ही दिन हो गए ना, 7 दिन हुए इसकी चर्चा भी करते हैं। आज 7वां दिन है। शुरू में 5 कहानियां हो गई थी 4 दिनों में, लेकिन पिछले 3 दिनों में हमने 3 कहानियों को ही लिया है और इन कहानियों के आधार से कथा लेखन के वैशिष्ट्य को और कथाओं का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए इसे भी साथ ही साथ समझने का प्रयास किया। हालांकि आपका जो पेपर होगा उसमें जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बिंदु कथा लेखन के संबंध में बताए थे वो आए, है ना। आप उन्हें देख लो, आत्मसात करो, अपने स्वयं के लेखन में उनको इम्प्लीमेंट करो जिससे आप बेहतर लिख सको। लेकिन जो प्रश्न पत्र बनेगा वो इन कहानियों में ही जो एक विशिष्ट दृष्टि है उसे आप पकड़ पाएं और उसे ही केंद्र बिंदु बनाते हुए सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आज हम जो कहानी पढ़ेंगे, कहानी की चर्चा के साथ साथ मैं कथा लेखन में के दोषों को नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि हमने कथा लेखन के वैशिष्ट्य की बात की, कथा लेखन के कहानी के तत्व की बात की, तो साथ ही साथ जब कुछ लिखा जाता है तो उसमें दोष होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अच्छा, अब जो भी आएगा वो पीछे से आ जाए। कहानी की जो कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, उसके जो दोष हो सकते हैं उस पर भी हम थोड़ी यहाँ बात करेंगे। कहानी का प्लॉट क्या है? गांठ फूल देखी नहीं किसी ने पढ़ी है? पढ़ के आए हैं? कितने लोगों ने पढ़ी? बताओ, कल पेपर है तो पढ़ ही लेना चाहिए। मात्र आज ही है पेपर, मुझे कल का याद आता है। आप 2 बजे भी बैठोगे ना तो 2:15 तक कहानी पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी आपने नहीं पढ़ी। देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी हैं, क्या नाम है उनका? जवाहरलाल जी। अब जब कभी भी कोई कथाकार कहानी लिखता है ना तो पात्रों के नाम कुछ ऐसे लिखता है जिससे उसके व्यवसाय को या उसके चरित्र को भी चित्रित किया जा सके, है ना। जैसे कोई कल हमने कहानी पढ़ी थी तो पंडित जी का नाम क्या था? सुमति चंद्र। और सेठ जी का नाम क्या था? धनपत राय। अब नाम में ही उनका व्यक्तित्व झलक रहा है। धनपत राय धनपति होगा, जबकि जीवन में उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जब कहानी लिखी जाए तो इमेजिनेशन करने में समस्या ना हो और याद रखने में परेशानी ना हो। अब आप जब यदि असंगति बना दोगे पात्रों के बीच में कि उसका व्यक्तित्व कुछ अलग प्रकार का है और उसका नाम आपने कुछ और रख दिया, है ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। सब जगह ये होता है ऐसा, क्योंकि पात्र का नाम श्रोता के अथवा पाठक के अथवा दर्शक के चित्त में उतर जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो इस तरह से फिल्मी पात्रों में भी जब नाम लिखे जाते हैं तो कैसे रखे जाते हैं कि वो दिमाग पर अंकित रह जाए। अब यदि ऐसा करते, पंडित जी का नाम क्या रख देते? धनपत राय, तो संगति नहीं बैठती। तो जब आपसे कहानी बोलने के लिए कहा जाता ना तो उतने आसानी से स्मरण नहीं कर पाते। अब जवाहर का काम करने वाला जो जौहरी है उसका नाम इतनी आसानी से हम लोगों को याद हो जाएगा और उसका पूरा व्यक्तित्व हमें ख्याल में आ जाएगा। वो क्या है? जौहरी, है ना। और बच्चे का नाम क्या है? 2 ही नाम आए हैं यहाँ पर मुख्य रूप से, और एक जिनके यहाँ पर काम करने के लिए जाता है बच्चा, उसका नाम है जवाहरलाल जी के पुत्र का नाम है चेतन लाल। क्योंकि अब ये चेतन लाल नाम रखने की भी अनिवार्यता इसलिए महसूस हुई क्योंकि सेठ जी मरने से पहले 2 लाल सौंप के जाते हैं, 2 लाल। तो उनकी पत्नी यहाँ से बात शुरू करती है कि सेठ जी मरने की अवस्था के नजदीक पहुंच गए हैं, इन्हें दे तो रहे हैं 1 लाल और बोल रहे हैं 2 लाल। तो जब वो एकदम अंतिम सांसें लेने वाले ही होते हैं तब जाकर उन्हें बोलते हैं कि देखो ये मेरा जो चेतन लाल है ना, जब ये समझदार हो जाए, बड़ा हो जाए तो इसको अचेतन लाल दे देना। तो तब जाकर बात समझ में आती है कि यहाँ पर 2 लाल का मतलब क्या है। 1 लाल कौन हो गया? उनका खुद का पुत्र, और दूसरा लाल कौन हो गया? जो उन्हें
जो जाते जाते मरते मरते जौहरी जो जवाहरलाल जी थे उन्होंने अपनी पत्नी को देकर गए। अब वो लाल क्यों कहा उसे? क्योंकि वो लाल पोटली के अंदर भरा हुआ था। अब कहानी कबीरदास जी के दोहे पर के मूल बेस पर, उसके तथ्य पर शुरू होती है और वहीं जाकर खत्म हो जाती है। कबीरदास जी का एक दोहा है जो कि इसके सबसे आखिर में उद्धृत किया गया है। क्या है वो दोहा? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, जाते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। अब कहानी की पहली लाइन जहां से शुरू हो रही है, कहानी का टाइटल क्या है? गांठ खोल देखे नहीं। और कहानी खत्म भी कहां हो रही है? यहीं हो रही है, गांठ खोल देखे नहीं। तो ये एक तरीका होता है, आप इस पूरे एक छोटे से वाक्य के इर्द गिर्द पूरे के पूरे कथानक को गढ़ने जा रहे हैं। और ये लेखक के अपने रचना कौशल की विशेषता होती है कि वो एक मूल संदेश के आसपास एक बड़ी भारी गहरी बात को भी कह देता है और उसे कहने का जरिया बनाता है एक प्लॉट, एक कथानक, एक विस्तृत कथा। और वो विस्तृत कथा कुछ ऐसी चलती है, कहां तक हम पहुंच गए हैं कि सेठ जी हैं जवाहरलाल जी, जौहरी थे जो कि, और वो जौहरी होते हुए जब मरणासन्न अवस्था में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक लाल कलर की पोटली में बंद कुछ दे दिया और कहा कि इसे इस 2 लाल का ख्याल रखना। 2 लाल में से दूसरा लाल कौन है? चेतन लाल। और ये जो हाथ में दिया है ये क्या है? अचेतन लाल। अब जब वो पुत्र जिस प्रकार से उसकी माँ उसकी पूरी परवरिश करती है, पिता का साया पुत्र के ऊपर रहा नहीं है, ऐसे में माँ के ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उन्हें अपने पुत्र को माँ बनकर भी संभालना है और पिता बनकर भी संभालना है। क्योंकि माँ और पिता दोनों का जीवन में अलग अलग एक महत्व होता है। माँ जहाँ संवेदना से और अपने हृदय से सिंचित करती है, वहीं पिता जो होता है थोड़े से क्या कहें उसे, अनुशासन के साथ, थोड़ी कड़कता के साथ और बुद्धि के साथ पुत्र को पाल पोषकर उसमें एक विशेष प्रकार की विशिष्टता का संचार करता है। ये जो लोग कर्नाटक से, तमिलनाडु से भी है कोई, मैं इस तरह की हिंदी बोलता हूँ तो आपको समझ में आती है। आप कहाँ से? आप नगरी से। महाराष्ट्र में कहाँ? कोल्हापुर। आपको तो आती होगी। कोल्हापुर से मैं जब यहाँ पढ़ता था तो मेरे सबसे फास्ट फ्रेंड जो थे ना वो कोल्हापुर के थे, रोहन रोटी मेरी क्लास में। जानते हो रोहन जी को? बाप कौन जानता है रोहन रोटी को? तुम जानते? तुम भी कोल्हापुर से हो क्या? अच्छा, हाँ। तो रोहन जी रोटे, प्रशांत तुकलकर, इनमें से कोई होगा, उन्हें जानते होंगे। कौन जानता है प्रशांत तुकलकर जी को? अच्छा, वो भी तुम ही जानते। हाँ, तो ये सब मेरी क्लासमेट थे यहाँ पर। तो कोल्हापुर वाले तो हिंदी में अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि रोहन जी थे अच्छे। और कौन है? कर्नाटक से कौन है? अच्छा, कर्नाटक से तो जो हमारे लगातार हमारी सेवा में लगा होते हैं ना अभी, प्रफुल्ल समझ में आ रही है हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ? और कौन है? तमिलनाडु से भी है कोई? कौन है? अनीश। तमिलनाडु से हो? क्या नाम है? अनीश। समझ में आ रहा है हिंदी? कनिष्ठ से ही आता है समझ में कि अब 2 साल में आने लगा? 2 साल में आने लगा है। चिन कुमार जी सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो आए थे तो उनको तो कुछ नहीं आता बोलना, और आज देखो हम लोगों से अच्छी बोलते हैं। चलो बैठो। अभी क्या हिंदी साहित्य है ना, लेखन ये जो है दादा की ये कहानियां हैं, यदि दादा के ऊपर अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ा होता और दादा हिंदी कथा साहित्य में कुछ लिख रहे होते तो हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे होते। और ये सब कहानियां जिस तरह से लिखी गई, आप पढ़िए कभी कहानियां, जो बड़े बड़े अच्छे कहानीकार हुए हैं, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे शिवानी हो,
एक शिवानी करके लेखिका हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ उनकी भी होती हैं, है ना। और भी कई बहुत प्रसिद्ध लोग हुए हैं, आज्ञे जी ने भी कहानियाँ लिखी हैं। फिर इसके बाद आप बात करो तो निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं, ये सब लोगों की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो आप देखोगे कि ये दादा ने भी जिस तरह से लिखी है ना कहानियाँ, इनमें कोई कमतर नहीं है, बल्कि एक जितनी कसावट होना चाहिए कहानियों में वो सब चीजें। तो आज मैं बात करने वाला था कि कहानियों के दोष क्या हो सकते हैं, एक कमजोर कहानी की विशेषता क्या होती है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना हम। कमजोर कहानी की विशेषता या कहानी के दोष। जिस कहानी में दोष होंगे वो कहानी कैसी होगी, कमजोर कहानी होगी। तो सबसे पहले जो हमने कल प्लॉट देखा था ना, बस आप उस प्लॉट को क्या कर देना, ऊबड़ खाबड़ कर देना। जब प्लॉट ऊबड़ खाबड़ होगा तो बिल्डिंग अच्छी कैसे बन जाएगी। तो जो प्लॉट कल हमने उसकी विशेषता में देखा था, आज आपको उसमें ही कर देना उस कथानक की या प्लॉट की कमजोरी, क्योंकि प्लॉट ही सब कुछ है। आप इंट्रो प्रॉपर नहीं देते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट सही से क्रिएट नहीं करते हो, रिजोल्यूशन तक सही ढंग से नहीं पहुंचते हो, तो वो जो पूरी ओवरऑल कहानी है वो कैसी होगी, वो कमजोरी मानी जाएगी। अब इस पैमाने पर इस कहानी के प्लॉट पर बात करें, 3 पॉइंट स्क्रिप्ट कौन सुनाएगा। 3 पॉइंट स्क्रिप्ट, नॉट मोर देन 45 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंदर 3 पॉइंट स्क्रिप्ट सुना देना है, आपको गांठ खोल देखी नहीं का। इसमें इंट्रो भी आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाए और रिजोल्यूशन भी आ जाए। हाँ सुनाओ, आप ही सुनाओ सबसे आगे। कहानी में सर्वप्रथम तो सेठ जवाहरीलाल है, सेठ जवाहरीलाल की मृत्यु हो जाती है। उससे पूर्व वो एक रत्न खरीदता है और वो रत्न अपनी पत्नी को सुपोर्द करते हुए कहता है कि जब ये मेरा जो पुत्र चेतन नाले बड़ा हो जाएगा तत्पश्चात इसको सौंप देना, और उसके बाद उसकी माँ पूरा दायित्व संभालती है, उसकी देखरेख करती है, इत्यादि इत्यादि। और बाद में जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो वह नौकरी करने को जाना चाहता है, परंतु उसकी माँ रोकती है, जो बड़ी जौहरी भी बनेगा, व्यापार भी करेगा। तो वह उसको रत्न सुपुर्द करती है और वो रत्न लेकर जयपुर में जाता है, तो वहाँ उसको अच्छा भाव नहीं मिलता, तो वह रत्न लेके पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। हाँ, वो रत्न लेके मुंबई चला जाता है। और मुंबई में जब वो जाता है तो वहाँ बहुत बड़े जौहरी होते हैं, उनके यहाँ पे वो जाता है और जब बताता है कि वो जवाहरलाल जी का पुत्र है, तो वो जो सेठ थे ना जौहरी, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और एक सोच में चले जाते हैं, फिर वो सोच में और फिर वहाँ से उनको समझ में आता है कि जो रत्न है वो टुकड़ा है मात्र है, परंतु इस बात को जाहिर नहीं करते हैं। अभी तो उस बच्चे को वहाँ पे अपने पास शहर में लेकर रहते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, उसे एक पक्का जौहरी बना देते हैं। और जब अंत में लॉकर खोल के जब वह पुत्र चेतनलाल जो होता है ना उस रत्न को देखता है, तो वह रत्न नहीं होता, फिर वो रत्न का टुकड़ा मात्र होता है, उसका आभास उसे होता है। और तब वो सेठ आगे की बात कहता है कि मैं तो तुम्हारे चेतनलाल की कीमत लगा रहा था, ना कि इस ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने ये बताया। और देखो जब ये कहानी खत्म होती है ना, आपको इस टोडर वाले स्मारक का सपना छोटे दादा के जीवन के चित्र में कितने लंबे समय तक चल रहा था, आपको इसकी झलक भी इस कहानी में देखिए। अब आप सब लोग अपने आप को देखो, जब टोडर स्मारक में एडमिशन होता है तो किसका क्या बैकग्राउंड देखा जाता है, कौन किसका पुत्र है, कौन कितना करोड़पति है, लखपति है, शहर से है कि गांव से, ये सब देखा जाता है। और हम सब लोग भी जो लोग आए हैं ना यहाँ पे, दादा ने क्या देखा, हम लोगों के अंदर पड़े हुए अचेतन लाल को नहीं देखा, या हमारी पृष्ठभूमि में रहने वाले अचेतन लाल को नहीं देखा, बल्कि हम चेतन लालों की संभावना को देखा। और देखो उस चेतन लाल की संभावना से उन्होंने आज विद्वानों का संसार रच दिया। तो दृष्टिकोण का कमाल है ना। तो दो कंक्लूजन जब निकलते हैं कहानी में, आखिर में जो संदेश आता है, तो देखो उसमें क्या पंक्तियां आती है, इसमें आ रहा है 65 नंबर के पेज पर, आप 9वें नंबर का आखिरी जो हिस्सा है ना, गांठ खोल देखी नहीं, उसमें इसका संदेश है, पूरा कहानी का संदेश। कहानी समझ में आ गई जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उन लोगों को, इसने सुनाई। 3 पॉइंट स्क्रिप्ट। इंट्रो क्या था, सेठ जी थे, सेठ जी का नाम क्या था, जवाहरलाल, उनका एक पुत्र था, मरणासन अवस्था में वे पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी को एक लाल पोटली देकर बोलते हैं कि इन दोनों लालों की संभाल करना। एक लाल तो उनका पुत्र था और दूसरा लाल वो पोटली में जो दिया था वो था। पत्नी पोटली को संभाल कर रखती है, पुत्र बड़ा होता है, नौकरी करने जाना चाहता है,
लेकिन वो माँ कहती है बेटा तू व्यापार ही कर, क्योंकि तेरे पिता भी व्यापारी थे। लेकिन व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी कहाँ से आएगी? तो वो पोटली दे देती है कि जाओ इसको बेच आना, जो पैसा आएगा व्यापार शुरू करो। जब वो बेचने जाता है तो जयपुर में कोई नाम ही नहीं मिलता उसका। जब मुंबई जाता है तब भी वहां पर कोई विशेष नाम देने वाले नहीं मिलते, और कुछ पीछे पड़ते भी हैं तो चोर उचक्के टाइप के, भ्रष्ट टाइप के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में वहां पर एक उन्हें भले मन वाले एक और सेठ जी मिलते हैं। उनका नाम क्या है? अब ये नाम भी देखो ऐसा रखा, माणिक मोतियों का काम करने वाले का नाम क्या है? माणिक चंद। गुटका भी होता है लेकिन ये क्या है? ये सेठ जी का नाम है, माणिक चंद। अब वो माणिक चंद जी के यहाँ जब वो जाता है तो माणिक चंद जी क्या करते हैं? उसे कहते हैं बेटा एक काम कर, एक तो मेरे पास रख पोटली, 6 महीने तो यहीं बैठ, तू खुद इसकी सही कीमत लगा लेगा 6 महीने बाद, है ना? और तब तक मैं ये सब एक तिजोरी में बंद करके रखता हूँ, इसकी चाबी तो अपनी माँ के पास पहुंचा दे। 6 महीने में एक्सपर्ट हो जाता है बच्चा। 6 महीने बाद जब देखता है तो इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। अब क्या करें? तो माणिक चंद जी से पूछा आपने 6 महीने तक मेरी आवभगत किस नाम पर की, क्यों खुशामद की, मुझसे आपको क्या मिलने वाला था? ये तो कांच का टुकड़ा है। तो क्या उत्तर देते हैं कि मैंने इस अचेतन लाल की कीमत नहीं लगाई, बल्कि तेरी कीमत लगाई, क्योंकि मुझे तुझमें कोई क्वालिटी दिखी। ये कितने बड़े प्रसिद्ध जवाहरात के व्यापारी जवाहरलाल जी का जो पुत्र है, जौहरी का जो पुत्र है, वो ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता। लोग में भी कहते हैं ना बेटा तुम में कौन के डीएनए, तो ये डीएनए बड़ा काम का होता है ना, कि जिस ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर, लौकिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, है ना, ऐसी मान्यता है, निमित्त नैमित्तिक संबंधी कह लो, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज आगे बढ़ती हैं। तो इस कारण से वो उस पुत्र की कीमत लगाकर उसको 6 महीने तक इतना साथ देता है और उसको एक हुनर सिखा देता है। बाद में जब ये पूरा कथानक कंप्लीट होता है तब यहाँ पर लेखक, इस कहानी के लेखक एक संदेश हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो संदेश क्या है वो यहाँ मैं पढ़ता हूँ। करो इसको थोड़ा ऊपर, कोई बैठा है वहां पे? और बढ़ाते जाना बस यहीं से, है ना। अब तो पिछली सभी बातें उसे स्पष्ट होने लगी। अब देखो यहाँ पर जब कहानी खत्म हो रही है, भ्रम टूट गए हैं, तो क्या हो रहा है? सेल्फ कम्युनिकेशन चालू हो गया है। इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन बंद हो गया है। इंटरपर्सनल और ग्रुप किसे कहते हैं? जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, जब हम भीड़ में कई लोगों से बात करते हैं तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम 2 या 3 लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल। और जब आप अपने आप से ही अपनी ही गलतियों का एहसास होने पर अथवा कुछ समझ में आ जाने पर, जब आप अपने आप से ही इंट्रोवर्ट होकर कुछ संबोधने लगते हो, कुछ समझाने लगते हो स्वयं को ही, वो कहलाता है सेल्फ कम्युनिकेशन। और ये सबसे पावरफुल होता है। एवरी कम्युनिकेशन बिगिंस विद सेल्फ कम्युनिकेशन एंड एवरी कम्युनिकेशन गेट एंडेड इन सेल्फ कम्युनिकेशन। सभी संचार सेल्फ कम्युनिकेशन से शुरू होते हैं और सभी संचार सेल्फ कम्युनिकेशन पे खत्म हो जाते हैं। जब आप अच्छे से सेल्फ कम्युनिकेशन कर लेते हो ना, तो मास कम्युनिकेशन अपने आप होने लगता है। समझ में आया? इसे ही बोलते हैं, जब आप आराधना कर लेते हो ना तो प्रभावना होने लगती है। प्रभावना मास कम्युनिकेशन है, समझ में आया? आराधना सेल्फ कम्युनिकेशन है। 12 साल तक पहले महावीर भगवान ने सेल्फ कम्युनिकेशन किया, फिर 30 सालों तक मास कम्युनिकेशन होता रहा। हुआ कि नहीं? समोशरण के माध्यम से। तो ऐसा ही है। तो जब आपके भ्रम टूटते हैं, जब आपको कुछ समझ में आता है, जब जिंदगी का कोई बहुत जरूरी लेसन आपको मिलता है, तब आप क्या करते हो? अपने से ही जो बात करते हो, वो बात करते हुए इस कहानी को समापन की ओर लेखक लेके जा रहे हैं। और वो बात क्या है? अब तो पिछली बातें उसे सब स्पष्ट होने लगी थी, वह सोच रहा था। अब कहानीकार ने आगे की पूरी चर्चा कहां पर डाल दी? सोच में। अब उसके अंदर ही अंदर में चिंतन चल रहा है। वो चिंतन आपको विजुलाइज करो तो कहीं भी हो सकता है। वो सेठ जी के सामने खड़े होकर भी हो सकता है, वो सड़क को निहारते हुए हो सकता है, जवाहरात को ऐसे हाथ में देखते हुए हो सकता है, लाल पोटली को बंद देखते हुए हो सकता है। ये सब इसको विजुलाइज करने वाले जो भी डायरेक्टर होगा ना, इसे जब आप फिल्मांतरण करोगे, इसका फिल्मांकन करोगे, तो फिर ये आपकी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है।
आपका रचनात्मक स्वातंत्र है कि आप इस दृश्य को कैसे प्रस्तुत करोगे। आजकल तो हाथों में मोबाइल है, आप में से एक आदमी बन जाओ जवाहरलाल, एक बन जाओ माणिकचंद, है ना, गुटका नहीं जो है माणिकचंद जी, एक बन जाओ लाल, और आप में से कोई बन जाओ जेठानी, है ना। और बस आपको कुछ नहीं करना है, बस उतनी सी देर के इस कथानक को 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में शूट कर देना है। इसे बोलते हैं डॉक्यू ड्रामा, जो डॉक्यूमेंट्री भी है और ड्रामा भी है ना। तो इस तरह के 3-4 मिनट के कथानक को आपने प्रस्तुत कर दिया, बस छोटी छोटी फिल्में बना के फेंको, 8 कहानियों की 8 फिल्में बन जाएंगी, 4-4, 5-5 मिनट की। ये बहुत बड़ा काम होगा। और फिर इसे भेजो साथ में, कहाँ पे? फिल्म फेस्टिवल में। जरूरी नहीं गोवा फिल्म फेस्टिवल में या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, छोटे मोटे फिल्म फेस्टिवल भी होते हैं, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल, है ना, हाँ होते हैं वो भी। और कई इंटरनेशनल भी छोटे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। मैं ये इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि इस उम्र में कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य और जुनून ज्यादा होता है। अब हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, लगता है ठीक है जो चल रहा है बढ़िया है, तो क्रम मतलब पर यार भरोसा बढ़ता चला जाता है ना, फिर ज्यादा कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन अभी करो, आप ये सोचो, ये दादा ने अपने समय का फॉर्मेट चुना पुस्तक के रूप में। लेकिन आज आप देखो कि आप लोगों से मैं हाथ उठवाता हूँ, कितने लोगों ने ये कहानी देखी, आप में से कितने लोग बता पाते हैं? नहीं बता पा रहे ना। तो अब आपको नए जमाने तक संचार पहुंचाना है, इस संचार को, इस कम्युनिकेशन को नए जमाने तक पहुंचाना है। और फिलहाल आपके पास सबसे सशक्त माध्यम क्या है? ये ऑडियो विजुअल माध्यम, यही तो है ऑडियो विजुअल। और आजकल अपना शूट कैसे करना है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है वर्टिकल, और ऐसे ही शूट करना है। वर्टिकल में चल रहा है, क्रिकेट मैच भी वर्टिकल में आने लगा। एक इंस्टाग्राम ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है वर्टिकल। नाम ही है वर्टिकल, क्योंकि अब लोगों के पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि मोबाइल ऐसा करके देखेंगे। अब तो ऐसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, तो बस आप भी ऐसे ही शूट करके बना दो 3 मिनट की कहानी। आप कुछ भी कहोगे कोई, या कोई ऐसा पात्र लो जहाँ पर एक सिंगल बात हो। अब ये बात की कहानियां हैं 7, 8, 9, 10, 11। इन कहानियों का कोई पौराणिक संदर्भ नहीं है, ज्यादा कुछ पहनाने उड़ाने की जरूरत नहीं। सामान्य वेशभूषा के साथ आप बहुत आराम से एक छोटे से कमरे में सेट बना सकते हो। वहीं सेट डिजाइनिंग हो जाएगी आपकी। एक छोटा सा खाट लेना है, वहीं पर छोटा सा हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है ना। और वो 3, 4, 5 लड़के आप में से खड़े हो गए, दूसरे धोरी बन के जहाँ पर वो लाल कोटरी लेके जा रहा है। अभी क्या है, मैं तो बस उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे हम कार्यक्रम बनाते हैं। तो आप देखो, इस कहानी को आपने यदि विजुअल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए तो इसकी रीच बढ़ जाएगी। इसीलिए तो ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू बता सकते हो, और भी दूसरे अलग। अभी इसका जो दृश्यांकन कर रहे हो आप, वो आपका क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, आप कैसे कर रहे हो। अब वो आखिर में बस उसको लेकर एक सोच रहा है, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए वहां पर कैमरा एंगल और जो कुछ भी है कि व्यक्ति के दिमाग में वो छप जाए। ये पूरा डायलॉग, इसका पूरा तथ्य, और जो खुद बना रहा है उसे खुद देखने में भी मजा आए, तब जाकर तो दूसरों को मजा आएगा। आपको मजा नहीं आ रहा तो दूसरों को मजा कैसे आएगा। ऐसे ही जब यहाँ पर अब क्या बोलता है वो सोचते हुए, ज्ञानियों की वाणी का रहस्य भी हम कहाँ समझ पाते हैं, वे जितनी गहराई से बोलते हैं हम उसकी कल्पना भी तो नहीं कर सकते। देखो, एक कहानी के अंत में 3 तरह का अलग अलग संदेश दे रहे हैं। अभी देखो दूसरी बात, सड़कों पर गलियों में घूमते दर दर की ठोकर खाते चेतन लालों की कीमत आज किसको है? आज तो सभी जड़ रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। अभी देखो, एक समय था 1967, 70 के आसपास, जब दादा सोचते थे एक मेरे पास बड़ी सी इमारत हो जहां पर मैं देश भर के गांव के बच्चों को लाके पढ़ाऊं। और उसी समय कई लोग ये विजन लेके चलते थे, हमारे पास थोड़ी जगह हो, जमीन हो, तो हम मंदिर बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं, धर्मशाला में लोग आके रुकेंगे, है ना, या फिर हम ग्रंथों को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवा दें। सब सोच की बात है। बाकी सब लोग अचेतन लालों पर मेहनत करने के लिए आमादा थे। और छोटे दादा क्या सोचते थे
कि हमें तो चेतन लालों को तैयार करना है। यदि ये चेतन लाल, हम कीमत किन की लगा रहे हैं? आप लोगों को एक घटना पता होगी, सुना होगा, हमारे एक विद्यार्थी मतलब हमारे सीनियर रहे हैं, वो एक बार ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा बीमार हुए, तो फिर उन्हें तत्काल 2000 पहले की बात बता रहा हूं मैं, 90s की बात, उस समय उन्हें तुरंत यहाँ से हवाई जहाज से शायद चेन्नई या हैदराबाद कहाँ तो इलाज के लिए लेके जाना था। बहुत इमरजेंसी, वो इलाज वहीं पे था। अब आज के समय में पर्सनल हेलीकॉप्टर करना आज आसान नहीं है। उस जमाने में कोई पर्सनल हेलीकॉप्टर से किसी को भिजवाना हो कहीं, एयर एम्बुलेंस से, तो कितना कठिन काम होता होगा, आसान काम है। 2-4 विद्यार्थी पड़ जाएं, उतना पैसा लगेगा तब एयर एम्बुलेंस से उस समय भिजवाने को। लेकिन छोटे दादा ने क्या सोचा कि देखो 3-4 साल में एक लड़का तैयार हुआ है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक नए पौधे को विकसित करना अलग बात है, लेकिन एक बने बनाए पेड़ का कट जाना ये बहुत अलग बात है। क्योंकि अब नए पौधे में आप फिर से इतनी मेहनत करोगे तब वो तैयार होगा, जो ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। जितना पैसा लगे उतना पैसा लगाया जाए, जो व्यवस्था करना हो करी जाए, और उस समय एयर एम्बुलेंस से भेजा गया था। ये उनकी दूरदर्शिता थी, और वो इन कहानियों में भी नजर आती है। लेखक का व्यक्तित्व भी झलकता है, पात्रों का व्यक्तित्व तो झलकता ही है, लेकिन लेखक का दृष्टिकोण भी उन पात्रों के व्यक्तित्व के जरिए जाहिर होता है। अब वो यहाँ कहते हैं कि देखो, सड़कों पर गलियों में घूमते दर दर की ठोकर खाते चेतन लालों की कीमत आज किसको है? आज तो सभी जड़ रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। आज कौन सा घर इन चेतन लालों से खाली है? जो गरीब से गरीब अभाव में जीने वाला व्यक्ति भी है ना, उसके पास भी एक संभावना पड़ी हुई है। और कौन सी संभावना? अरे उसका अपना पुत्र। एक गांव का एक बच्चा बाहर निकलता है, पूरे गांव की तस्वीर बदल देता है। अब भले कोई कहने लगे इस गांव में तो कोई वैभव नहीं है, संपन्नता नहीं है, लेकिन उस गांव से निकला हुआ व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। आज बड़ौदा स्वामी से निकला हुआ एक बालक है और जयपुर में आके धमाल मचा देता है, और दुनिया भर में धमाल मचा देता है। तो ये कैसे होता है? कभी तो वो भी एक लाल रहे होंगे ना। ऐसे हम और आप लोगों में से सब अपना अपना बैकग्राउंड देख लो। कोई कहाँ किसी छोटे से गांव से आया है। अभी आजकल तो सड़कें सब जगह सुलभ हो गई हैं, नहीं तो पहले ऐसी ऐसी जगहों से विद्यार्थी आते थे। इधर छुट्टियों में यहाँ से जाना पड़ता था ना घर, तो ट्रेन मान के चलो किसी को बीना छोड़ दी, तो बीना से बैठ के फिर वो एक आध कोई ऐसी टूटी फूटी सी सड़ी सड़ाई सी बसें होती थी ना पहले, उनमें बैठकर फिर वो किसी अगले स्टॉप तक जाता है। वहां से फिर वो हो सकता है ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के आगे जाता है, फिर वहां से आगे हो सकता है बैलगाड़ी पर बैठ के आगे जाए। फिर बैलगाड़ी भी जहां ना जा पाए तो क्या करे, नदी आ रही है तो नदी में नाव से जाए, और नाव से भी ना जाए तो कई बार इतना इतना घुटनों तक पैरों तक पानी आ रहा हो, तो पानी से बीच से निकल कर जा रहा है। ऐसे घर पहुंचते थे दीपावली में, तब जाके 24 दिन की छुट्टी देना पड़ती थी, क्योंकि 3 दिन तो जाने में लग जाते थे और 3 दिन आने में लग जाते थे। तो बेचारा कम से कम 17-18 दिन रह तो ले, इतनी मशक्कत करके दिवाली पे घर जा रहा है। अब कितने दिन की मिलती है? तो बहुत मिलती है, और क्या आज तो तुम झट से पहुंच जाते हो 8, 6, 7, 8 घंटे में। कोई फ्लाइट ले लेता होगा तो पता चलता 2 घंटे में पहुंच जाता होगा। तब इतना आसान चीजें नहीं थी। मध्य प्रदेश जाने के लिए इकलौती ट्रेन हुआ करती थी जोधपुर भोपाल, और वो भी इतने आराम से जाती थी, सुस्ताते बिल्कुल। जाती तो अभी भी है लेकिन सुस्ताती कम है, पहले जा रही सुस्ताती थी। कई बार तो होता था कि शाम को दोपहर में 2 बजे बीना पहुंच रही, ऐसी हालत होती। खैर, तो ये चेतन लालों की कीमत किसको है? कभी कमी लालों की नहीं, उन्हें पहचानने वालों की है, संभालने वालों की है। अब ये जो माणिक चंद जी थे ना, तो माणिक चंद जी को ने समझ लिया। नहीं तो जयपुर में कितने जौहरियों के पास घूमा, और मुंबई में भी कितने जौहरियों के पास घूमा, लेकिन सब नहीं समझ पाए। एक ने समझा, और बस वो एक व्यक्ति ही तो जीवन बदल देता है, दुनिया बदल देता है, सृष्टि बदल देता है, हालात बदल देता है। उन्हें पहचानने वालों की है, संभालने वालों की है। दूसरों की बात जाने दीजिए, हम स्वयं लाल हैं। और क्या हमने अपने आप को पहचाना? आप देखो यहाँ पर आध्यात्मिक छोड़, हम भी अपनी कीमत किससे करते हैं? हम कितने गोरे, हम कितने हाइट हेल्थ वाले, हम कितने पैसे वाले, है ना? वो जो 8 प्रकार का मान होता है ना, फलम पूजाम क्या ज्ञानम पूजाम फलम जाति मनम प्रत्यक्ष
तो बस वही 8 चीजों से हम हमारी वैल्यू करते हैं, लेकिन वो 8 चीजें चाहे कुल का मत हो, जाति का मत हो, रूप का मत हो, बल का मत हो, किससे कीमत होगी? आप में से भी कई लोग जिम में जाते होंगे, जाने लगे कि नहीं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, नहीं जाते अच्छी बात है। हमारे टाइम में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई आता था तो जिम से ऊपर नहीं होता, तो थोड़ी सी बॉडी बन जाती थी तो पूरे टाइम ऐसे हाथ कर निकलता था, ऐसा हाथ कर निकलता था, बस थोड़ा देखा जाता था। अपनी कीमत भी किससे करता है? अचेतन से। उसने अपने आप को भी कहाँ पहचाना, उसकी वास्तविक संभावना जहाँ पर है वो कहाँ दिखी? तो ये अब आध्यात्मिक फुट, देखो पहले सामाजिक फुट डाला, समझ में आया ना, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण दिया, अब एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसमें क्या होना चाहिए कहानी में वो बता रहे हैं। दूसरों की बात जाने दीजिए, हम स्वयं लाल हैं पर हमने अपने को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। होना तो महत्वपूर्ण है ही, पर जानने पहचानने का भी महत्व है। कोई कैसा है ये तो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है उसे जानोगे पहचानोगे नहीं तो काय की महत्वपूर्ण? समझ में आया ना? गुरुदेव श्री बार बार एक बात बोलते थे कि हम हैं तो परमात्मा, लेकिन बोलते थे कि जब परमात्मा है तो परमात्मा प्रकट क्यों नहीं होता? तो कहते हैं माने पहचाने तब परमात्मा बने ना। परमात्मा होने पर भी यदि मानेगा पहचानेगा नहीं तो परमात्मा कैसे हो जाएगा? ये बात इस लाइन में दिख रही है। होना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जानने पहचानने का भी महत्व है। हम स्वयं ज्ञान के घनपिंड एवं आनंद के कंद हैं, पर अपने को जाने पहचाने बिना कंगाल ही रहे हैं। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद की कंगाली दूर करना है, देखो कितना ठोस, कितना, अब कोई कहेगा कि हम तो कितनी जनरल कहानी पढ़ रहे थे, लेकिन आगे आते आते जब इसका संदेश निकलकर सामने आ रहा है, पूरी कहानी का रुख बदल गया। पहले एक अलग रुख था, अब पूरा का पूरा रुख बदल गया। रुख यानी रास्ता, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया। कितना इंटरनल बात, अंतरंग बात यहाँ पर आचार्य पंडित जी, अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब, छोटे दादा लेखक जो हैं इसके, वे कह रहे हैं यदि अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद की कंगाली दूर करना है तो अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा, ग्रंथि भेद करना ही होगा। क्या कांच है और क्या रत्न है, इसके बीच में ग्रंथि भेद तो करना पड़ेगा ना, और ग्रंथि भेद बिना जौहरी हुए बगैर नहीं कर सकते। इसलिए जैसे जौहरीपन को कला कहा जाता है, ऐसे ही भेद विज्ञान को भी कला कहा जाता है। पढ़ा है कि नहीं बनारसी दास जी का छंद याद आता है? भेद ज्ञान कला जिनके घट, ये वाली पूरी लाइन है ना साइड, उसमें क्या कहा? भेद ज्ञान को कला, ये एक आर्ट है भेद विज्ञान। ग्रंथि भेद करना ही होगा, अर्थात हमें इस मिथ्यात्व की गांठ को खोलना होगा। यदि ये गांठ बंधी रहेगी हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम तो कांच को हम सोना मान रहे हैं, या वो कांच को हम रत्न मान रहे हैं। ऐसे ये क्या है? ये कांच जैसा निर्मूल्य है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। ये जो कुछ भी 9 कर्मों का जत्था हमको दिख रहा है, अनंत बुद्धल परमाणुओं का पिंड, ये सब क्या है? इस कहानी की भाषा में कहें तो क्या है? ये कांच है, लेकिन हमें कितना जरूरी लगता है, और जो जरूरी है, जो वाकई इसके अंदर जरूरी है, उसे हम कभी देखते नहीं है। चेतन लाल की कीमत नहीं है और अचेतन लाल की कीमत। इसीलिए फिर आखिर में जिस आधार पर ये कहानी शुरू हुई, वही वाली पंक्तियों के द्वारा इसे खत्म करते हैं। पढ़ो, क्या है साथ में? सबके बल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याले भय कंगाल, काट खोल देखी नहीं। हाँ देखो, अब मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं 5 मिनट के अंदर। पात्रों की अस्वाभाविकता, ये भी एक कहानी की कमी है। अभी यहाँ पर जो पात्र हैं, आपको कोई अस्वाभाविक लग रहा है? सब एकदम नेचुरल लग रहे हैं। संगति है उन पात्रों के बीच में और उनके पात्रों के कार्यों के बीच में, एक संगति बैठी हुई है।
यदि आपके पात्र जो कहानी में होंगे और उनमें संगति नहीं होगी, स्वाभाविकता नहीं होगी, तो वो आपकी कहानी को हल्का करेंगे। तीसरा, संवादहीनता या अप्राकृतिक संवाद। कोई संवाद जहां पर संवाद की जरूरत हो वहां आप संवाद नहीं डालते। जो जरूरी बात कहना हो किसी पात्र के माध्यम से यदि वो नहीं कहलवाते तो कहानी का फ्लो कमजोर पड़ता है। तो ये तो भी संवादहीनता। या फिर आप अप्राकृतिक मतलब होगा कि अस्वाभाविक बनावटी टाइप के संवाद करवाओ, जरूरत से ज्यादा संवाद करवाओ, तो वो भी गलत है। चौथा, वर्णन की अधिकता अथवा कमी। अब आप जवाहरलाल जी का और उनकी पत्नी के बीच में जो आपस में इंट्रो जो हो रहा है एक दूसरे दोनों पात्रों का, उसी वर्णन को आप जरूरत से ज्यादा लंबा खींच दो तो भी मजा नहीं आएगा, कहेंगे कि क्या ये बात चल रही है। या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दो। कहानी है ये, महाकाव्य नहीं है। कहानी के अपने दायरे होते हैं, अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो आपको, जैसा हमने पहले दिन पढ़ा था ना वैशिष्ट में, क्या चीज पढ़ी थी? सरल और संक्षिप्त। संक्षिप्तीकरण उसका, अरे लोग बात आधा पौन पेज में कहानी लिखते थे और कई कहानीकारों की कहानियों का संकलन है, पौन पेज की, एक पेज की कहानी, बस इतने में उन्होंने कहानी कह दी। संक्षिप्तीकरण की बहुत बड़ी जान होती है। चौथी, भावाभिव्यक्ति की कमी। पांचवा, भावाभिव्यक्ति की कमी कि जो लेखक जिन पात्रों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है उनकी भावनाएं यदि प्रभावी रूप से नहीं दिखती तो जो पढ़ने वाला है ना उन पात्रों के साथ कभी अटैच नहीं हो पाता। इमोशनल टच जो हमने पढ़ा था पहले दिन, वो इमोशनल टच नहीं हो पाता यदि भावनात्मकता की कमी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी साहित्य भी आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ। फिर अगला क्या है इसमें? संघर्ष का अभाव, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कोई सी कहानी में मजा आने वाला नहीं है। जिंदगी भी खूबसूरत तब बनती है जब संघर्ष होते हैं, है ना। संघर्ष सिर्फ मुर्दों की जिंदगी में नहीं होते, जो जिंदा है तो संघर्ष है। और हम सब लोगों को क्या लगता है, जो लोग पहले से ही सब कुछ पा जाते हैं ना, वो स्ट्रगल की खूबसूरती को कभी नहीं समझ पाते। ऐसा मैंने बहुत पहले लिखा था, हालांकि वो लिखा होगा किसी कोठा में, है ना, लेकिन फेसबुक पर मुझे याद है मैंने एक पोस्ट डाला था एक लाइन का, अमीर बाप, जरूरत से ज्यादा अमीर बाप की औलादें स्ट्रगल का के आनंद से मरहूम रह जाती हैं। मरहूम समझते हैं, वंचित रह जाते हैं। स्ट्रगल का आनंद उन्हें कभी नहीं मिल पाता है, वो जिंदगी में उस स्ट्रगल की खूबसूरती को नहीं समझ पाते, है ना। तो संघर्ष तो सुंदरता है, संघर्ष का अपना सौंदर्य है। वास्तव में मोक्ष मार्ग को देखने की दृष्टि दो तरह की हो सकती है। वहां पर एक संघर्ष नहीं चल रहा है, एक निरंतर अंतर्द्वंद है कि आप अपने बरतने वाले राग के बीच में और ज्ञान भाव के बीच में एक संघर्ष है कि नहीं। वहां पर कई कवियों ने लिखा भी है, राग और ज्ञान के बीच के संघर्ष को युद्ध की तरह दर्शाया है। तो वो संघर्ष है। और दूसरा व्यक्ति ये भी देख सकता है कि वहां पर संघर्ष नहीं, सुख ही सुख है। अब उस सुख उसे अपना मानने की जो भूल थी और उस भूल को छुड़ाने के लिए जो पुरुषार्थ चल रहा है वो संघर्ष है। तो ये संघर्ष जो है, जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है उसमें संघर्ष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे खंड काव्य हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे फिल्में हो, सब में आप क्या चीज देखोगे? संघर्ष। और जब संघर्ष जरूरत से ज्यादा लंबाईमान होने लगे तो एकता कपूर के सीरियल बन जाते हैं, है ना, कि जहाँ पर 12-12, 13-13 साल तक एक संघर्ष सुलझता है, फिर नया संघर्ष चालू हो जाता है। ऐसा संघर्ष आपको नहीं बनाना है, लेकिन संघर्ष, यथोचित संघर्ष कहानी में होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। अनावश्यक प्रसंगों को जोड़ना, ये भी एक कमी है। आपकी कहानी से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन आप अनावश्यक विस्तार देने के लिए उसमें कुछ प्रसंगों को जोड़ दें, कुछ पात्रों को जोड़ दें, तो वो ठीक नहीं है। अचानक या असंगत अंत, कहानी एकदम अचानक ही अंत हो जाए। हम देखते हैं हो गई कहानी खत्म, कई बार नहीं होता, कई लोग चुटकुला सुनाते हैं तो समझ में नहीं आता, हंसना भी है, तो पूछते हैं हो गया क्या खत्म, चुटकुला खत्म हो गया। तो ऐसे कहानी भी
यदि अपने उचित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती और असंगतता के साथ खत्म हो जाए तो वो क्या होता है, वो कहानी को कमजोर बनाती है। भाषा की त्रुटियां, क्योंकि ये आपकी रोचकता को खराब करेगी। यदि आप गलत व्याकरण, अनुपयुक्त शब्दावली, असंवेदनशील भाषा यदि बोलते हो, लिखते हो, विनम्र भाषा नहीं लिखते। मैं तो एक लेखक की सबसे ज्यादा सौंदर्य यदि किसी चीज को मानता हूँ, लेखन में क्या होना चाहिए, लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ विनम्रता होना चाहिए। आपके लिखे हुए में विनम्रता जितनी ज्यादा होगी, अक्खरपना नहीं होगा, अहंकार नहीं झलकेगा, उतना लेखन पढ़ने में आनंद आता है। समझ में आया? और आखिरी है इसमें नैतिक और सामाजिक असंतुलन। आप कहानी तो कुछ ऐसी कहो और उससे कोई नैतिक मापदंड स्थापित ना हो, सामाजिक संतुलन में गड़बड़ियां आ जाएं, तो ऐसे कथानक भी अच्छे नहीं माने जाते। अब आप ये 10 पॉइंट मैंने लिखाए हैं ना, आप इन 10 पॉइंटों के पैमाने पर इनमें से कोई भी कहानी जो हमने कल पढ़ी थी वो, या जो हमने आज पढ़ी वो, इसे आप देखोगे थोड़ा बहुत 9, 10 होना, 19, 20 होना वो लाजमी है, वो संभावनाएं सबके पास विद्यमान रहती है। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि इनमें से कोई पॉइंट आपको इतना ज्यादा इस कहानी में दिखता हो कि असंगतता बहुत ज्यादा हो, अचानक अंत आ गया हो, भाषा की त्रुटि, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसे बेहतर बनाने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये अभी जिस रूप में है, इस रूप में ये कमतर नहीं है, ये बात आपकी इससे जाहिर होती है। तो ऐसी ये कहानियां हैं। आप लोगों में से जिनने ये नहीं पढ़ी हो, एक बार बढ़िया से संडे अंडे के दिन छुट्टी निकाल कर बैठो और एक दिन में आप इसे पूरा पढ़ लोगे। और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, ये जिंदगी भर काम आएगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जब यहाँ से निकला था उसके बाद आप पढ़ी, तो आपकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से जाने के बाद दोबारा कब पढ़ लोगे। ये जो मौका मिला है उसका लाभ उठाओ। अभी अपन यहाँ पर चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। और ये आज की क्योंकि अंतिम कक्षा थी, कहने को बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जितना कहा उससे ही ज्यादा समझना। चलिए एक साथ बोलिए।